नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो हम पढ़ रहे थे फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 जो कि है ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंटीसाइकोटिक्स। तो एंटीसाइकोटिक्स मतलब क्या होते हैं? जो साइकोसिस होता है मतलब जो मेंटल इलनेस होती है, जो मेंटली इल्ड पेशेंट होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए जो भी मेडिकेशंस यूज़ की जाती है उनको हम एंटीसाइकोटिक्स बोलते हैं। तो इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले साइकोसिस क्या होता है, साइकोसिस की डेफिनेशन देखेंगे। ये साइकोसिस मतलब क्या होता है? इट इज़ अ वेरी सीरियस मेंटल इलनेस दैट अफेक्ट्स होल पर्सनैलिटी। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस मेंटल इलनेस है, मतलब हमारे सीएनएस से, हमारे ब्रेन से रिलेटेड इलनेस है जो कि पूरी पर्सनैलिटी को चेंज कर देती है। तो इस तरीके से ये साइकोसिस होता है, इसकी डेफिनेशन होती है। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कौन से हैं उसका क्लासिफिकेशन यहाँ पर हम देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ये जो एंटीसाइकोटिक्स है इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो सबसे पहला है ट्रैंक्विलाइजर्स और साइकोलेप्टिक्स। तो ये फर्स्ट कैटेगरी है, इसमें सब कैटेगरीज दी गई है। सबसे पहला है मेजर ट्रैंक्विलाइजर जिसका एग्जाम्पल है फिनोथायाजीन एंड रिजरपाइन। एंड सेकेंड है माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स और एंटी एंजाइटी एजेंट्स जिसका एग्जाम्पल है बेंजोडायजेपिन। एंड सेकेंड कैटेगरी है एंटी डिप्रेसेंट और साइकोएनालिप्टिक्स जिसका एग्जाम्पल है MAO इनहिबिटर्स एंड साइकोमाइमेटिक्स जिसका एग्जाम्पल है LSD और मिस्कैलिन। तो इस तरीके से ये ड्रग्स होते हैं एंटीसाइकोटिक। साइकोसिस को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। ये पूरा क्लासिफिकेशन है इन ड्रग्स का। तो ये क्लासिफिकेशन आपको करना है। यहाँ पर जो ड्रग्स दिए गए हैं और कैटेगरीज दी गई हैं इनके बारे में हमने लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़ा था। के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, जैसे कि बेंजोडायजेपिन हो गया, MAO इनहिबिटर्स हो गया, डिप्रेशन की कंडीशन में हमने पढ़ा था। बेंजोडायजेपिन हमने बहुत सारे कैटेगरीज में देखा था, तो इनके बारे में हमने पढ़ा था, तो इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होगा। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन होता है। तो ये ड्रग जो है ये एंटीसाइकोटिक्स करके यूज़ किए जाते हैं। तो इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स के बारे में जिनका एग्जाम्पल है फिनोथायाजीन एंड रिजरपाइन। ये मेन ड्रग्स होते हैं। इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। फिनोथायाजीन इनहिबिट और ब्लॉक द डोपामिन। तो ये जो फिनोथायाजीन होता है ये इनहिबिट या फिर ब्लॉक कर देता है डोपामिन को। डोपामिन ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो इस न्यूरोट्रांसमीटर को ये जो फिनोथायाजीन है ये इनहिबिट कर देता है। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है? डोपामिन एक्टिवेट सर्टन ब्रेन फंक्शंस। तो डोपामिन जो है वो कुछ ब्रेन फंक्शंस होते हैं उनको एक्टिवेट करता है। बट इंक्रीज डोपामिन कैन शो साइकोटिक इफेक्ट्स। पर हमारे ब्रेन में अगर डोपामिन की लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, तो उस कंडीशन में ये साइकोटिक इफेक्ट शो करता है। हमारी जो पूरी पर्सनैलिटी है वो चेंज हो जाती है अगर डोपामिन की लेवल ब्रेन में इंक्रीज हो गई है तो। मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स डिक्रीज डोपामिन एंड रिड्यूस साइकोसिस। तो ये जो मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं ये डोपामिन की जो लेवल होती है उसको डिक्रीज कर देते हैं और जो भी साइकोसिस है उसको रिड्यूस कर देते हैं और पेशेंट जो है वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरीके से ये ट्रैंक्विलाइजर्स, मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स काम करते हैं। देन नेक्स्ट है रिजरपाइन। रिजरपाइन किस तरीके से काम करता है? रिजरपाइन ब्लॉक्स VMAT2 वेसिकुलर मोनोअमाइन ट्रांसपोर्टर 2। इसका फुल फॉर्म है वेसिकुलर मोनोअमाइन ट्रांसपोर्टर 2 इन एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। तो एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर में जो VMA2 ये एक ट्रांसमीटर है ये प्रेजेंट होता है। तो ये रिजरपाइन क्या करता है? इस ट्रांसपोर्टर को ही ब्लॉक कर देता है। इनिबिशन कॉज ब्लॉकेज ऑफ अपटेक ऑफ डोपामिन सेरोटोनिन। तो डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स का अपटेक जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है इस कंडीशन में, जिसकी वजह से जो भी साइकोसिस की कंडीशन होती है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से रिजरपाइन काम करता है। तो ये जो एंटीसाइकोटिक्स है ये भी ज़्यादातर पूछे नहीं जाते। साइकोसिस की डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन आपको करना है। ये जो एंटीसाइकोटिक्स का क्लासिफिकेशन है ये आपको करना है और साइकोसिस की डेफिनेशन देखनी है। इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, इसमें ज़्यादातर डेफिनेशन पूछी जाती है या फिर क्लासिफिकेशन पूछा जाता है। तो इस तरीके से ये एंटीसाइकोटिक्स होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे
नोओट्रोपिक एजेंट्स, नोओट्रोपिक एजेंट्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसकी डेफिनेशन जो है वो ज़्यादातर पूछी जाती है, तो इसकी डेफिनेशन तो आपको करके ही जाना है। तो नोओट्रोपिक एजेंट्स के बारे में देखेंगे, नोओट्रोपिक एजेंट्स मतलब क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है वो देखेंगे। नोओट्रोपिक एजेंट्स आर द कंपाउंड विच इंक्रीज मेंटल फंक्शन इंक्लूडिंग मेमोरी, कंसंट्रेशन, मोटिवेशन, अटेंशन एक्सेट्रा। तो नोओट्रोपिक एजेंट्स ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि मेंटल फंक्शंस इंक्रीज कर देते हैं, मतलब जो भी हमारे ब्रेन की एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज कर देते हैं, जैसे कि मेमोरी हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, मोटिवेशन हो गया या फिर अटेंशन हो गया। इस तरीके की चीज़ें जो है वो उनको एक्टिव कर देते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं नोओट्रोपिक एजेंट्स। तो ये आपको डेफिनेशन करके जाना है, ये डेफिनेशन पूछी जाती है। नोओट्रोपिक एजेंट्स मतलब क्या होता है, इसके बारे में पूछा जाता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे नोओट्रोपिक एजेंट्स के बारे में, मतलब ये जो क्लासिफिकेशन है नोओट्रोपिक एजेंट्स का उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है कोलिनर्जिक एक्टिवेटर्स। कोलिनर्जिक एक्टिवेटर्स इसका एग्जाम्पल है पिरासिटाम। देन नेक्स्ट है सेरोटोनर्जिक्स जिसका एग्जाम्पल है थियानिन। एंड थर्ड वन इज द डोपामिनर्जिक्स जिसका एग्जाम्पल है लीवोडोपा। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन हो गया नोओट्रोपिक एजेंट्स का। देन नेक्स्ट हम वन बाय वन इनके ड्रग्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम पिरासिटाम के बारे में ही देखेंगे जो कि कोलिनर्जिक एक्टिवेटर इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो पिरासिटाम किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से जो मेंटल फंक्शन है वो बढ़ाता है, इंक्रीज कर देता है। पिरासिटाम मॉड्यूलेट्स न्यूरोट्रांसमिशन जिसकी वजह से इम्प्रूव्स न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो पिरासिटाम ये क्या करता है, ये न्यूरोट्रांसमिशन को मॉड्यूलेट करता है, मतलब जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके थ्रू जो न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसमिट होते हैं, तो वो जो ट्रांसमिशन की प्रोसेस होती है वो बढ़ाता है, वो मॉड्यूलेट करता है ये पिरासिटाम, जिसकी वजह से जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है और उसकी वजह से फिर जो भी मेंटल फंक्शंस है वो नॉर्मल हो जाते हैं, वो प्रॉपरली फंक्शन करते हैं। तो इस तरीके से ये पिरासिटाम काम करता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके यूजेस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। इसके यूजेस है सीजर्स, तो सीजर्स को ट्रीट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। डिजीनेस, डिजीनेस इस कंडीशन में जैसे चक्कर आ रहे हैं तो इस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी रीडिंग, अगर कोई भी चीज़ पढ़ने में डिफ़िकल्टी आ रही तो उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन यूज़ की जाती है, मतलब ये कंसंट्रेशन को बढ़ाता है इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है, अटेंशन को बढ़ाता है, मेमोरी को बढ़ाता है, तो इसीलिए इन कंडीशंस में पिरासिटाम का यूज़ किया जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, रेनल इम्पेयरमेंट, अगर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में पिरासिटाम का यूज़ नहीं कर सकते। सेरेब्रल हीमोरेज, सेरेब्रल हीमोरेज मतलब हमारे ब्रेन में अगर हीमोरेज है मतलब ब्लीडिंग हो रही है तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये पिरासिटाम होता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स और डोज देखेंगे यहाँ पर हम। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, डायरिया, वेट गेन, ड्रॉजीनेस, इंसोम्निया, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। देन नेक्स्ट है डोज, डोज कितना दिया जाता है, 800 mg ओरली, ओरल रूट से ये दिया जाता है। तो इस तरीके से ये पिरासिटाम काम करता है। देन नेक्स्ट है थियानिन, थियानिन ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, सेरोटोनर्जिक, इस कैटेगरी से ये बिलोंग करता है। तो इसके बारे में देखेंगे ये किस तरीके से काम करता है। थियानिन, यहाँ पर थ्रियानिन हो गया, थियानिन इंक्रीज द सेरोटोनिन कंसंट्रेशन, तो हमारे ब्रेन में जो सेरोटोनिन का कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज कर देता है ये ड्रग। ये जो थियानिन है ये सेरोटोनिन का कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। सेरोटोनिन क्या है, ये एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से जो मूड है वो स्टेबलाइज हो जाता है और जो भी पर्सन है वो फील वेल, मतलब अच्छा फील करता है। तो इस तरीके से ये नोओट्रोपिक एजेंट करके एक्ट करता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके यूजेस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। इसके यूजेस है इंप्रूव मेंटल फंक्शंस, तो मेंटल फंक्शंस को इंप्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंजाइटी, एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मेंटल इम्पेयरमेंट, अगर कोई मेंटल प्रॉब्लम है, ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्ट्रेस, स्ट्रेस को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये इसके यूजेस हो गए। कॉन्ट्राइंडिकेशन है मेडिकेशन ऑफ हाई बीपी, अगर हाई ब्लड प्रेशर के मेडिकेशन कोई पेशेंट ले रहा है तो उस कंडीशन में हम उसको थियानिन ये मेडिकेशन नहीं दे सकते। इस तरीके से ये इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गए। देन नेक्स्ट है साइड इफेक्ट्स एंड डोज। इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, नोजिया, अपसेट स्टमच, इरिटेबिलिटी मतलब इरिटेशन फील करना, तो इरिटेबिलिटी ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। डोज होता है 200 mg ओरली, ओरल रूट से इसको दिया जाता है। तो इस तरीके से ये थियानिन की इन्फॉर्मेशन हो गई। देन नेक्स्ट हम देखेंगे
हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो कौन सी है, सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट। सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट्स के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले इनके डेफिनेशन देखेंगे। सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट्स आर ग्रुप ऑफ ड्रग्स दैट एक्ट इन द CNS टू मिटिगेट टेंशन एंड स्पाज्म ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो ये जो ड्रग्स होते हैं, ये जो सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट्स होते हैं, ये ग्रुप ऑफ ड्रग्स होते हैं। मतलब ये ड्रग्स का एक ग्रुप होता है जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अपनी एक्शन शो करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं। किसके लिए, टू मिटिगेट टेंशन एंड स्पाज्म ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स पे जो भी स्पाज्म है, मरोड़ आई है या फिर कोई प्रेशर है, टेंशन है उन पे, तो उनको दूर करने के लिए, उनको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए ये जो ड्रग्स है ये यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट्स होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है इसका, कॉर्टिकल स्टिमुलेंट। सबसे पहली कैटेगरी है कॉर्टिकल स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेट सेरेब्रल कॉर्टेक्स। जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ये हमारा ब्रेन का पार्ट है। इस चैप्टर का सबसे पहला जो लेक्चर है वहाँ पर हमने ब्रेन के पार्ट्स देखे थे। अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स ये हमारे ब्रेन का पार्ट है। तो इसको स्टिमुलेट करते हैं ये ड्रग्स, कॉर्टिकल स्टिमुलेंट्स। तो इसके एग्जाम्पल है xanthine alkaloids एंड एम्फेटामाइन। देन नेक्स्ट है मेडुलरी स्टिमुलेंट्स, स्टिमुलेट मेडुला ऑब्लांगाटा। तो मेडुला ऑब्लांगाटा को स्टिमुलेट करने वाली ये ड्रग्स होते हैं जिनको हम मेडुलरी स्टिमुलेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हम ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये जो मेडुला ऑब्लांगाटा है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, इनके कुछ फंक्शंस होते हैं, वो भी हमने उस लेक्चर में देखे थे। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हम ये क्यों बता रहे हैं करके। तो एग्जाम्पल है इसके निकेथामाइड, पिक्रोटॉक्सिन एंड लेप्टाजोल। तो इस तरीके से ये इसके ड्रग्स हो गए। देन नेक्स्ट है स्पाइनल स्टिमुलेट, स्टिमुलेट स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को स्टिमुलेट करने वाले ये ड्रग्स होते हैं। एग्जाम्पल है लोबेलिन एंड निकोटीन। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन होता है सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट्स का। तो इनके बारे में हम वन बाय वन देखेंगे, इनके ड्रग्स के बारे में देखेंगे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, इंडिकेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले xanthine alkaloids के बारे में देखेंगे जो कि कॉर्टिकल स्टिमुलेंट्स इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो xanthine alkaloids इनहिबिट द ब्रेकडाउन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ टिश्यू फॉस्फोडाइस्टरेज। तो ये जो xanthine alkaloids है ये क्या करते हैं, जो टिश्यू फॉस्फोडाइस्टरेज होता है, जो फॉस्फोडाइस्टरेज ये जो कंपाउंड होता है हमारे टिश्यू में, इसका ब्रेकडाउन और मेटाबॉलिज्म जो है वो इनहिबिट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, विच लीड्स टू इंक्रीज साइक्लिक AMP लेवल इन सेल। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो फॉस्फोडाइस्टरेज है उसका ब्रेकडाउन और मेटाबॉलिज्म ब्लॉक होने की वजह से हमारे सेल में साइक्लिक AMP जो है, एडेनिल मोनोफॉस्फेट, ये जो साइक्लिक AMP है ये इंक्रीज हो जाता है, इसकी लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाती है हमारे सेल्स में। इंक्रीज साइक्लिक AMP कॉज डिक्रीज इन लेवल ऑफ कैल्शियम इन सेल्स। तो अगर साइक्लिक AMP जो है वो सेल्स में इंक्रीज हो गया है, बहुत ज़्यादा इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे सेल्स में जो कैल्शियम आयंस की लेवल है वो कम हो जाती है। और कैल्शियम आयंस की लेवल कम होने की वजह से क्या होता है, कॉज स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन। तो इसकी वजह से क्या होता है, स्मूथ मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो कैल्शियम आयंस ये किसके लिए होते हैं, तो कैल्शियम आयंस का फंक्शन क्या होता है, ये हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कैल्शियम आयंस जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं हमारे मसल्स का। तो ये जो साइक्लिक AMP है ये हमारे सेल्स में इंक्रीज हो जाने की वजह से जो कैल्शियम है उसकी लेवल डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से मसल्स का रिलैक्सेशन होता है। तो इस तरीके से ये ड्रग्स काम करते हैं। देन नेक्स्ट है मेडुलरी स्टिमुलेंट्स। तो मेडुलरी स्टिमुलेंट्स ये किस तरीके से काम करते हैं, इसका एग्जाम्पल है पिक्रोटॉक्सिन। ये किस तरीके से काम करते हैं इसके बारे में देखेंगे। पिक्रोटॉक्सिन इनहिबिट डायरेक्टली गाबा ए रिसेप्टर। तो पिक्रोटॉक्सिन ये जो ड्रग है ये गाबा ए रिसेप्टर्स को डायरेक्टली इनहिबिट कर देता है, ब्लॉक कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है, दिस आर द लिगैंड गेटेड आयन चैनल थ्रू विच कैल्शियम आर पास थ्रू। तो ये जो गाबा ए रिसेप्टर्स होते हैं ये लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू जो है वो कैल्शियम आयन जो है वो पास होते हैं। पिक्रोटॉक्सिन इनहिबिट दिस रिसेप्टर्स। तो इन्हीं रिसेप्टर्स को ये जो पिक्रोटॉक्सिन है ये इनहिबिट कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से
जो कैल्शियम आयन है वो पास नहीं हो पाते और डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इन सेल्स, तो कैल्शियम आयंस की जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाती है, उनके जो चैनल्स है वो ब्लॉक हो जाने की वजह से वो पास नहीं हो पाते और सेल्स में कैल्शियम आयंस की लेवल डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से कॉज रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, जिसकी वजह से मसल्स का रिलैक्सेशन होता है। तो इस तरीके से ये मेडुलरी स्टिमुलेंट्स काम करते हैं। देन नेक्स्ट है स्पाइनल स्टिमुलेंट्स। तो स्पाइनल स्टिमुलेंट्स ये किस तरीके से काम करते हैं, इसका एग्जांपल है लोबेलिन। तो लोबेलिन ये किस तरीके से वर्क करता है इसके बारे में देखेंगे। लोबेलिन प्रोमोट डोपामिन रिलीज फ्रॉम स्टोरेज वेसिकल। तो स्टोरेज वेसिकल्स में जो डोपामिन होता है उसका रिलीज प्रोमोट करता है, मतलब डोपामिन को ये जो लोबेलिन है ये रिलीज करता है स्टोरेज वेसिकल से। और क्या करता है, स्टिमुलेट D1 डोपामिन रिसेप्टर, जो डोपामिन के D1 रिसेप्टर्स होते हैं उनको भी स्टिमुलेट कर देता है। साथ में एक्टिवेट्स जी प्रोटीन, जो जी प्रोटीन होता है उसको भी एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट एडेनिलिल साइक्लेज, एसी जिसको हम बोलते हैं उसको भी एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से एटीपी कन्वर्ट इनटू साइक्लिक एएमपी। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एटीपी होता है वो कन्वर्ट होता है साइक्लिक एएमपी में, जिसकी वजह से इंक्रीज साइक्लिक एएमपी इन द सेल्स। एटीपी जो है वो साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट होने की वजह से सेल्स में साइक्लिक एएमपी की लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जब साइक्लिक एएमपी की लेवल इंक्रीज हो जाती है तो कैल्शियम की लेवल क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसकी वजह से डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस इन सेल्स, तो कैल्शियम आयंस की लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाती है सेल्स में, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, कॉज रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये ड्रग्स काम करते हैं, इस तरीके से स्पाइनल स्टिमुलेंट्स काम करते हैं। तो ये हो गए सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट्स, तो इनके बारे में हमने यहाँ पर देखा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।